जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। 11 दिसंबर 2023 को भारत की संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन करना है। विदित हो कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नौकरियों तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान करता है। पारित विधेयक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित वर्ग सामाजिक जाति शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। पारित विधेयक 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता है। इस संशोधन के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला सदस्य होगी। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़कर 114 करने का प्रस्ताव किया गया है। इन सदस्यों में 7 सीटें अनुसूचित जाति तथा 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान किया गया है। इनमें से 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित, 18 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित। इस विधेयक के माध्यम से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन प्रस्तावित है। इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद प्रभावी होंगे। मेरा युवा भारत। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। इस निर्णायक पड़ाव पर भारत के युवाओं को देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि देश वर्ष 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने की एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। विजन 2047 को साकार करने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं और ग्रामीण शहरी युवाओं को एकल मंच पर ला सके। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक नए स्वायत्तशासी निकाय नामतः मेरा युवा भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र को स्थापना का निर्णय लिया है। स्मरणीय तथ्य: 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया।
मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इस मंच के माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकेंगे और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा, लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होंगे। मेरा युवा भारत एक फिजिकल मंच है। फिजिटल मंच है। फिजिटल का तात्पर्य फिजिकल प्लस डिजिटल से है, जिसमें भौतिक गतिविधि के साथ ही साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी शामिल है। यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का सक्रिय संचालक बनाने में मदद करेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक पहल थी। जन भागीदारी की भावना से इस महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसी अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। स्मरणीय तथ्य: 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन भी हो गया। उल्लेखनीय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों, विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं: जम्मू और कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा एवं राजस्थान। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 मंत्रालय निम्नवत हैं: पहला, केंद्रीय विदेश मंत्रालय, दूसरा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, तीसरा केंद्रीय रेल मंत्रालय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण में इस स्मारक का शिलान्यास किया गया है। मेरा माटी मेरा देश। मेरा माटी मेरा देश एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है, जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। इस अभियान का आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। यह अभियान उन वीरों एवं वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अभियान की टैगलाइन मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन थी। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नई विश्व स्तरीय परिवहन और संरचना के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरित करने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली का विकास किया गया है। RRTS राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है। यह एक समर्पित उच्च गति, उच्च क्षमता से युक्त आरामदायक यात्री परिवहन सेवा है। यह देश में एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। RRTS मेट्रो रेल से भिन्न है क्योंकि इसे अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित किया गया है। RRTS की गति मेट्रो रेल से लगभग 3 गुनी अधिक होती है और इसमें मेट्रो रेल की तुलना में कम ठहराव होते हैं। RRTS पारंपरिक रेलवे से अलग है क्योंकि यह एक समर्पित पथ पर उच्च गति के साथ विश्वसनीय उच्च आवृत्ति वाली एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्रीय यात्रा को सुगम बनाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने के लिए 8 RRTS गलियारों के विकास की सिफारिश की गई थी। ये 8 RRTS गलियारें निम्नवत हैं: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली शाहदरा बड़ौत। स्मरणीय तथ्य: 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का शुभारंभ हो गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिज़ाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में तय की जा सकती है। RRTS की संचालन गति 160 किलोमीटर पर घंटा जबकि औसत गति 100 किमी पर घंटा होगी। गांगेय डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। गांगेय डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है। उल्लेखनीय है कि गांगेय डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त शेष 3 मीठे पानी की डॉल्फिनों में यांगत्जे नदी में पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन और अमेजन नदी लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन के नाम उल्लेखनीय हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉल्फिनें प्रायः समुद्री जल में ही पाई जाती हैं, लेकिन उपर्युक्त वर्णित चारों प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल नदियों एवं झीलों में पाई जाती हैं।
गंगा नदी डॉल्फिन को प्रायः टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। खास बात यह है कि ये स्तनधारी अंधे होते हैं, लेकिन अपनी उत्कृष्ट इकोलोकेशन, ध्वनि उत्सर्जित करना और परावर्तित ध्वनि को सुनकर वस्तुओं, शिकार का पता लगाना क्षमताओं के कारण उत्कृष्ट शिकारी भी होते हैं। स्पष्ट है कि ये जीव अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते हैं। स्मरणीय तथ्य: अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है, जबकि देसी मांगुर बिहार की राज्य मछली है। IUCN की लाल सूची में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत इन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है। इन्हें साइट्स के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किया गया है। घोल मछली गुजरात की राज्य मछली। 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डाइकेंथस है। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे रंग वाली यह मछली गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। गुजरात सरकार ने घोल मछली को उसके आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण राज्य मछली का दर्जा दिया है। गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार। उल्लेखनीय है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक हैं, जो मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फार्मूलरी और भारत की भेषज संहिता में प्रलेखित आयुर्वेद फार्मूलेशन के आधार पर चिकित्सा करते हैं। हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कई नए गंभीर एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिसका आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णन नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सा में इस नवाचार का जनता के लाभ हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। स्मरणीय तथ्य: नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को लॉन्च किया। इस पहल को आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया है।
इसके तहत चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। अग्नि नामक इस पहल के उद्देश्य निम्नवत हैं। यह पहल आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यासों, प्रथाओं और रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके अनुभवों की जानकारी को साझा करने का एक मंच प्रदान करेगी। यह पहल आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने की संस्कृति को बढ़ावा देगी। भारतीय भेषज संहिता आयोग का सदस्य। भारतीय भेषज संहिता को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय भेषज संहिता को भारत में निर्मित और या विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय भेषज संहिता आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। स्मरणीय तथ्य। 3-4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपियल वार्ता समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में संपन्न हुआ। यह अमेरिका, यूरोप एवं जापान के बाहर आयोजित की प्रथम बैठक थी। पीडीजी की प्रथम बैठक थी। साथ ही ये वर्ष 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली प्रथम बैठक थी। इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग को पीडीजी के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ज्ञातव्य है कि पीडीजी के सदस्यों में आईपीसी के अतिरिक्त यूरोपीय फार्माकोपिया, जापानी फार्माकोपिया एवं अमेरिकी फार्माकोपिया शामिल है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस समूह में एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। पीडीजी में आईपीसी के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय भेषज संहिता की दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह आईपीसी को एक प्रगतिशील भेषज संहिता आयोग के रूप में स्थापित करेगा, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाओं के गुणवत्ता मानकों को डिजाइन करता है। इन मानकों के अनुप्रयोग से घरेलू एवं वैश्विक बाजारों के लिए विश्व स्तरीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद तैयार हो सकेंगे। सम्मक्का-सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। सम्मक्का-सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे सम्मक्का सरलम्मा जठारा या मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है जो तेलंगाना के मुलुगु जिले के तलवाई मंडल स्थित मोदाराम गांव में आयोजित किया जाता है। यह मेला देवी सम्मक्का एवं सरलम्मा-सरक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह मेला सम्मक्का एवं सरलम्मा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह की याद में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि माँ बेटी के इस जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया था। सम्मक्का-सरक्का जठारा का तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया है। स्मरणीय तथ्य। 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की।
इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करना है। यह संशोधन सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा एवं 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। ये जैसा कि आज 22 तारीख है, तो ये पीछे से आपको बैकग्राउंड में जो है जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, तो सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो ये बीच बीच में आपको जो है जय श्री राम के नारे सुनने को मिलते रहेंगे, तो इससे कोई डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्यवाही को प्रेरित करना है। उल्लेखनीय है कि लाइफ शब्द का तात्पर्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली से है। मिशन लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन के 26वें सत्र COP26 में प्रस्तावित किया था। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की थी। इसके तहत वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँवों एवं स्थानीय शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला पहला देश है। स्मरणीय तथ्य 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भागीदारी में प्रारंभ किया गया है। ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के साथ अभिसरण में देश में अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत चिन्हित किए गए 8 केंद्रीय विषय निम्नवत हैं। ऊर्जा की बचत, जल की बचत, एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार, अपशिष्ट को कम करना, स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण करना, स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है जिसे देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे गांवों को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा की गई।
पर्यटन के माध्यम से गांवों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके तहत कुल 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया। इनमें से 5 गांवों को स्वर्ण, 10 गांवों को रजत तथा 20 गांवों को कांस्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत गांव: पहला दामर, जिला बांदीपोरा, राज्य जम्मू और कश्मीर। दूसरा सरमोली गांव, पिथौरागढ़ जिला, उत्तराखंड। तीसरा रेयक, ममित जिला, मिजोरम। चौथा कंथालूर, इडुक्की जिला, केरल। पांचवा जो है मडला गांव, पन्ना जिला, मध्य प्रदेश। रजत श्रेणी में पुरस्कृत गांवों में उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम शामिल है। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को पंजीकृत किया गया था। उल्लेखनीय है कि 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप भारत को जैविक उत्पादों में विश्व में अग्रणी बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में की गई है। NCOL का लक्ष्य जैविक खेती करने वाले किसानों और उत्पादक संगठनों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करते हुए उपज पर मुनाफे में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड का मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। स्मृति तथ्य: 8 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। NCOL द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया। 8 नवंबर 2023 से ही ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार के साथ सभी ऑर्गेनिक उत्पादों के एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की गई। एकात्मकता की मूर्ति: आदि शंकर, जिन्होंने आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी के भारतीय वैदिक विद्वान थे। वे अद्वैत के समर्थक थे, अर्थात व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मकता के सिद्धांत को मानते थे। इनका जन्म केरल राज्य के कार्डी ग्राम में एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका एवं बद्रीनाथ स्थित 4 मठों की स्थापना की। ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर एक टिप्पणी और वेदांत स्कूल पर एक मौलिक पाठ उनकी उत्कृष्ट कृतियों में शामिल है। स्मृति तथ्य: 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण किया। इस मूर्ति का अनावरण ओमकारेश्वर में आयोजित शंकरवतरणम नामक एक समारोह के दौरान किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान ने अद्वैत लोक संग्रहालय, आचार्य शंकर संग्रहालय का भी शिलान्यास किया। आचार्य शंकर की एक बहुधातु प्रतिमा, आचार्य शंकर संग्रहालय तथा आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान से युक्त इस बहुसंरचनात्मक परिसर का नाम एकात्म धाम निर्धारित किया गया है। एकात्मकता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील के
अंतर्गत ओमकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को चलाने की मुद्रा में दर्शाया गया है। चलने की मुद्रा में दर्शाया गया है, मतलब कि वॉकिंग पोस्चर। यह प्रतिमा कांस्य, मिश्र धातु 88% तांबा और 8% जो है टीन और 4% सीसा से निर्मित है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर स्थित है, जो 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिका हुआ है। यह प्रतिमा इस प्रकार निर्मित की गई है कि यह 500 वर्षों से भी अधिक समय तक खड़ी रह सकती है। इस प्रतिमा का वैचारिक स्केच प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार वासुदेव कामथ ने तैयार किया है। इसी स्केच के आधार पर ही सोलापुर, महाराष्ट्र के एक कुशल मूर्तिकार भगवान रामपुरे ने एकात्मकता की मूर्ति का निर्माण किया है। भारत में स्थापित अन्य प्रमुख मूर्तियां निम्नवत हैं: स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिलनाडु, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक, हनुमान मूर्ति नई दिल्ली, भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु, मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक आदि। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 14 अक्टूबर 2023 को मेरीलैंड, अमेरिका में B.R. अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। यह भारत से बाहर स्थित भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा हैदराबाद स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्रतिकृति है। इस प्रतिमा के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। ज्ञातव्य है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर को भी डिजाइन किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ज्ञातव्य है कि अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत में स्थित B.R. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। हैदराबाद में स्थित इस कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। हल्दी वास्तविक नाम कुरकुमा लोंगा जिंजीबेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पादप है। ये हल्दी जो है ना, जिंजीबेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पादप है। यह एक सदाबहार एवं औषधीय गुणों से युक्त पौधा है जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। कर्क्यूमिनाइट्स हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय यौगिक होता है। ये जैव सक्रिय यौगिक प्रतिऑक्सीकारक एवं कैंसर रोधी गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक है। वर्ष 2022-23 में भारत में हल्दी उत्पादन 11.61 लाख टन था, जो वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% से भी अधिक है। भारत में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। स्मरणीय तथ्य: 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी एवं हल्दी उत्पादों के विकास एवं संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के निम्न प्रमुख कार्य होंगे। यह बोर्ड हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता बढ़ाएगा और हल्दी की खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा।
नए उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का विकास करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। विगत वर्षों के दौरान लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के कई प्रयास किए गए हैं। सर्वप्रथम महिला आरक्षण विधि संबंधी विधेयक 11वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया था। दूसरी बार 12वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 14 सितंबर 1998 को महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। तीसरी बार 13वीं लोकसभा में पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संविधान 85वां संशोधन विधेयक 1999 के नाम से 23 दिसंबर 1999 को महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया। हालांकि राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति के अभाव में यह विधेयक पारित नहीं हो सका। 6 मई 2008 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान का 108वां अधिवेशन संशोधन विधेयक 2008 के नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकसभा की बजाय राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को इस विधेयक को पारित कर दिया था। हालांकि मई 2014 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त लैप्स हो गया और पारित नहीं हो सका। स्मरणीय तथ्य: 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 20 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 21 सितंबर 2023 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया। ज्ञातव्य है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया था। संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में लोकसभा के 454 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। इस विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले सदस्यों में आल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी एवं सैयद इम्तियाज जलील शामिल हैं, जबकि राज्यसभा में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं को न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया है, जबकि नए अनुच्छेद यथा 330 ए, 332 ए, 334 ए को जोड़ा गया है। नए अनुच्छेद 330 ए को जोड़ने के माध्यम से संविधान में निम्न प्रावधानों को शामिल किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली
कुल सीटों की 1/3 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए अनुच्छेद 332(1) को जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया गया है। संविधान में नए अनुच्छेद 334(1) को जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया है। लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संचालित होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावित होंगे। यह परिसीमन संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद होने वाली पहली जनगणना के संगत आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर किया जाएगा। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकती है। आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप लॉन्च किया गया था। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। उल्लेखनीय है कि सतत विकास लक्ष्य 3 अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं जो निम्नवत हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक मिशन। चौथा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। स्मरणीय तथ्य: 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर, गुजरात से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। साथ ही यह स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी एक प्रतीक है। आयुष्मान भव अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव एवं शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भव अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आभा आईडी, निर्माण एवं गैर संचारी रोगों, तपेदिक एवं सिकल सेल रोगों की जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान को 17 सितंबर 2023 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत निम्न 3 घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा, आरोग्य मंथन 2023। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 प्रमुख योजनाओं ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया। 23 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन को 5 वर्ष पूर्ण हो गए, जबकि 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की दूसरी वर्षगांठ थी। उपर्युक्त दोनों योजनाओं की अभूतपूर्व सफलता का उत्सव मनाने एवं इनकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। 25-26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन का आयोजन संपन्न
हुआ। इस अवसर पर पीएम जय एवं एबीडीएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। सर्वाधिक संख्या में उपचार के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय एवं केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में पुदुचेरी को विजेता घोषित किया गया। एबीपीएम जय के अंतर्गत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े राज्यों में असम, छोटे राज्यों में नागालैंड एवं केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा। मिथुन वैज्ञानिक नाम को प्रायः पर्वतों के पशु के नाम से भी जाना जाता है। यह बोविडे परिवार का सदस्य है और मवेशियों एवं भैंसों का दूरस्थ संबंधी है। ऐसी अभिधारणा है कि यह जंगली गौर का पालतू रूप है। विश्व में मिथुन की सर्वाधिक संख्या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि भारत में मिथुन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम के उष्ण वर्षावनों में पाया जाता है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मिथुन की कुल संख्या लगभग 3.8 लाख है। स्मरणीय तथ्य: 1 सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके साथ ही ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मिथुन के मांस का नामकरण VC के रूप में करने की घोषणा की। मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली डाटाबेस में भी शामिल कर लिया गया है। ज्ञातव्य है कि ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में जून 1988 में नागालैंड में की गई थी। सांची, भारत का पहला सौर शहर। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। सांची स्तूपों, 81वीं अशोक स्तंभ, मंदिरों, बौद्ध विहारों और स्थापत्य संपदा के कारण विख्यात है। सांची में कई स्तूप स्थित हैं, जिनमें से सांची के स्तूप को सबसे प्रमुख माना जाता है। इसे द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इस महान स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। वर्ष 1989 में सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। स्मरणीय तथ्य: 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची का भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांची को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हुआ। सांची के निकट नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के परिणामस्वरूप सांची एक सौर शहर के रूप में विकसित होने में सफल रहा है। भविष्य में सांची के निकट गुलगांव में 5 मेगावाट की एक सौर परियोजना स्थापित की जाएगी, जो कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। सांची के एक सौर शहर बनने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में लगभग 14,000 टन की कटौती होगी। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव।
9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा के ऐसे संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानक पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। ऐसे संस्थान जिन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है, वे एक विश्वविद्यालय के समान अकादमिक दर्जा एवं विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। यह दर्जा इन संस्थानों को उनके विशेषीकृत क्षेत्रों में अकादमिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रोत्साहित करता है। स्मरणीय तथ्य: 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। NCERT को डिनोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि डी नोवो संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के NCERT के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM10 एवं PM2.5 के स्तरों में 20-30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 131 शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के आधार पर 131 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। स्मरणीय तथ्य: 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर। श्रेणी 1 10 लाख से अधिक 10 लाख प्लस जनसंख्या, रैंक में 1, 2, 3। तो जो फर्स्ट रैंक आया है वो इंदौर आया है, इंदौर मध्य प्रदेश। और सेकेंड रैंक आगरा उत्तर प्रदेश और तीसरा ठाणे महाराष्ट्र। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनकी बात हो रही है। तो पहले नंबर पे अमरावती महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे गुंटूर आंध्र प्रदेश। श्रेणी 3 3 लाख से कम जो जनसंख्या है ऐसे शहरों को। तो पहले नंबर पे परवाड़ू
ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे काला अम्ब हिमाचल प्रदेश में है। तीसरे नंबर पे अंगुल ओडिशा का कोई शहर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 उत्तर प्रदेश की स्थिति। श्रेणी, इसमें देखिए एक से श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक की जो जनसंख्या है, ऐसे शहरों की बात हो रही है। तो सेकेंड रैंक पे आगरा आया है और 11वां रैंक पे वाराणसी, 12वां गाजियाबाद, 15वां मेरठ, 23 कानपुर, 24 लखनऊ, 28 प्रयागराज। तो ये ध्यान रहे कि दूसरे नंबर पे आगरा है। आपको पता ही है, पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे नंबर पे आगरा। सूरत है ना वो, ये 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाला जो शहर है उनकी बात हो रही है। तो 2 रैंक है आगरा का। श्रेणी 2 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या, इसमें 2 रैंक पे मुरादाबाद है, 4 रैंक पे फिरोजाबाद, 6 रैंक पे बरेली, 7 पे झांसी, 11 रैंक पे गोरखपुर, 24 रैंक पे नोएडा। श्रेणी 3 3 लाख से कम जो जनसंख्या है, ऐसे शहरों की बात हो रही है। तो 4 नंबर पे रायबरेली, 16 नंबर पे गजरौला, 28 नंबर पे खुर्जा, 33 नंबर पे अनपरा। भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, देश भर में बैठकों, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र की संकल्पना को जन्म दिया। इस परियोजना के तहत प्रगति मैदान स्थित पुरानी एवं जर्जर हो चुकी सुविधाओं का नवीनीकरण किया गया है। स्मरणीय तथ्य, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। IECC परिसर को भारत मंडपम नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत मंडपम नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। उल्लेखनीय है कि अनुभव मंडपम 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोहों के लिए स्थापित एक मंडप था। लगभग 123 एकड़ के क्षेत्र के साथ IECC परिसर को भारत के सबसे बड़े MICE का मतलब समझ लीजिए, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में ही किया गया। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। नटराज नृत्य करती हुई मुद्रा में भगवान शिव की इस मूर्ति की ऊंचाई 28 फीट है। यह मूर्ति अष्टधातु स्वर्ण, रजत, सीसा, तांबा, तीन पारा, लोहा एवं जस्ता से निर्मित है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजावुर जिले स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापित एवं उनके दल द्वारा 7 माह के रिकॉर्ड समय में निर्मित किया गया है। इस मूर्ति का निर्माण लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कारीगर एवं शिल्पकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों उपकरणों की सहायता से कार्य करते हैं और प्रायः स्वनियोजित होते हैं। इन्हें सामान्यतः अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इन पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये लोग मुख्यतः लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जैसे व्यवसायों में संलग्न होते हैं।
स्मृति तथ्य 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा, जो निम्नवत हैं: बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, गुड़िया एवं खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं: कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना। विश्वकर्माओं के कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन करना और उन्हें प्रासंगिक एवं उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना। उनकी क्षमता एवं उत्पादकता के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर एवं अत्याधुनिक उपकरणों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उसे योजना के तहत सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को कोलैटरल मुक्त एंटरप्राइज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए तक पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक द्वितीय किस्त की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय कार्यान्वयन फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। प्रथम एबीडीएम माइक्रो साइट 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 वर्षों की अवधि हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने के बाद से स्वास्थ्य सेवा में संलग्न विभिन्न हितधारक इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। एबीडीएम के साथ इन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के व्यापक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स का विचार परिकल्पित किया है। इस परिप्रेक्ष्य में एनएचए द्वारा एबीडीएम के अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना लॉन्च की गई है। इन माइक्रोसाइट्स में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एबीडीएम के अंतर्गत लाने के केंद्रीकृत प्रयास किए जाएंगे।
इससे एबीडीएम का विस्तार देश भर के निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक करने में मदद मिलेगी। स्मार्ट तथ्य 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया। इस प्रकार मिजोरम एबीडीएम माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत इस क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एबीडीएम सक्षम बनाया जाएगा एवं मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मिजोरम ने आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एबीडीएम के संदर्भ में एक माइक्रोसाइट्स उन लघु एवं मध्यम स्तरीय क्लिनिकों, नर्सिंग होम, अस्पतालों, सामान्यतः 10 से कम बिस्तर वाले प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का एक समूह है जो एबीडीएम सक्षम हैं और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये माइक्रोसाइट्स देश भर के विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। स्मार्ट विकास को बढ़ावा देने वाले शहरों, परियोजनाओं और नवाचारी विचारों को पुरस्कृत करने के लिए इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया गया था। अब तक वर्ष 2018, 19 एवं 20 में ISAC के 3 संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। ISAC के चौथे संस्करण को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। स्मार्ट तथ्य 25 अगस्त 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ISAC 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई। इसके तहत इंदौर को भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, जबकि स्मार्ट सिटीज़ मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। ISAC 2022 के तहत विजेताओं की सूची। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड सूरत, इंदौर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे आगरा। श्रेणी राज्य पुरस्कार विजेता राज्य मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे राजस्थान और तीसरे पे उत्तर प्रदेश भी, ये दोनों संयुक्त रूप से हैं। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना केंद्रीय स्टेशन रेल मंत्रालय ने